हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023, जिसमें अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया गया है। जिसमें ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2022 को, जिसमें थोड़ा सा पढ़ भी चुके थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग की फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई। यह 4 श्रेणियों में जारी किया जाता है तथा जिसमें है समग्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, और यह है इंडिया रैंकिंग का यह 7वां संस्करण है। इसके 7 विभिन्न विषय हैं, जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, वास्तुकला तथा दंत चिकित्सा में संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। मतलब इसमें एक तो ये पहला इसका संस्करण अप्रैल 2016 में जारी किया गया था और इसकी स्थापना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 29 सितंबर 2015 को की गई थी। यह 4 श्रेणियों में जारी किया जाता है। वर्तमान में यह 7वां संस्करण है और 7 विषयों इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, वास्तुकला और दंत चिकित्सा में रैंक प्रदान की गई थी। वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को भी रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया है। पहला, शिक्षण अधिगम एवं संसाधन। दूसरा, अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास। तीसरा, स्नातक परिणाम। चौथा, पहुंच एवं समावेशिता। और 5वां, बोध। इससे संबंधित तथ्य: 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की। किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान हैं। अभी हमने उसके 4 विषय देखे, जिसमें पहला है समग्र। समग्र के अंतर्गत आते हैं 10 शैक्षणिक संस्थान हैं, जिसमें आईआईटी मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे मुंबई, आईआईटी दिल्ली नई दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। ये 10 समग्र सूची के अंतर्गत है। और समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान हैं, जो 5th रैंक पर है आईआईटी कानपुर, और 11th नंबर पे है बनारसी हिंदी विद्यालय वाराणसी। 19वें नंबर पे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। 29वें स्थान पर है आईआईटी या बीएचयू वाराणसी। 42वें नंबर पर है एमईटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर। 75वें नंबर पर है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। और 78 नंबर पर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। और 94 नंबर पर है शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय एवं जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस को कॉलेज श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम रहा तथा इंजीनियरिंग विषय में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर आईआईटी मद्रास एवं आईआईटी दिल्ली है। और प्रबंधन के विषय में आईआईएम अहमदाबाद को प्रथम और आईआईएम बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वास्तुकला विषय में शीर्ष 3 संस्थान क्रमशः आईआईटी रुड़की, एनआईटी कालीकट केरल तथा आईआईटी खड़गपुर है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान मिला है। फार्मेसी विषय में प्रथम स्थान जामिया हमदर्द नई दिल्ली को तथा द्वितीय स्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को प्राप्त हुआ है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि विषय के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दंत चिकित्सा विषय में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी विभिन्न रैंकिंग दी गई है। अब आता है एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश में भुखमरी से निपटने एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि राज्यों में इस अधिनियम के असमान कार्यान्वयन से एक ऐसी मानक रूपरेखा की आवश्यकता महसूस की गई जो सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एनएफएसए के माध्यम से सुरक्षा पहलों की दक्षता एवं प्रभाव का मापन कर सकेंगे। इसमें राज्य रैंकिंग सूचकांक का विकास किया गया है, जो सतत विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें जो पहला लक्ष्य है वह गरीबी की समाप्ति, दूसरा लक्ष्य शून्य भुखमरी और तीसरा अच्छा
स्वास्थ्य एवं कल्याण और 5वां लक्ष्य लैंगिक समानता से संरेखित किया गया है। इससे संबंधित तथ्य में 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा विषय पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक इस सूचकांक का यह पहला संस्करण है तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस सूचकांक को विकसित किया है तथा ये रैंक दी गई है, जिसमें पहले स्थान पर आता है उड़ीसा, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आंध्र प्रदेश और चौथे पर गुजरात और 5वें में दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव आते हैं। अंतिम 5 में आता है गोवा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को 2 श्रेणियों में यथा शहरी क्षेत्रों हेतु डीबीटी श्रेणी और अन्य क्षेत्रों के लिए गैर डीबीटी श्रेणी में शामिल किया गया और सामान्य श्रेणी के अंतर्गत बिहार राज्य में 0.783 स्कोर के साथ 7th रैंक प्राप्त की है और झारखंड ने 10th रैंक प्राप्त की हो। विशेष श्रेणियों की सूची में दिए गए हैं, जिसमें त्रिपुरा पहले नंबर पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे, सिक्किम तीसरे, नागालैंड चौथे और उत्तराखंड 5वें पर आता है। और व्यापक राष्ट्र स्तरीय सूचकांक में उड़ीसा पहले नंबर पर है, दूसरा उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, जिसमें ये सेम रैंकिंग है। जो पहले जो शीर्ष राज्य दिए गए हैं, जिसमें पहली रैंकिंग पर उड़ीसा है, दूसरी पर उत्तर प्रदेश, और इसमें जो शीर्ष राष्ट्र स्तरीय सूचकांक व्यापक वाला दिया गया है, इसमें भी सेम पहला और सेकंड की रैंक सेम है। और जो नीचे वाले कुछ बदले हुए हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, उसमें इसमें दिया गया और उसमें दिया गया है आंध्र प्रदेश, गुजरात और दादरा एवं नागर हवेली, जो 5th रैंक में बस चेंजेज है। अब आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में। इसे 5 जुलाई 2013 को प्रभावी किया गया और इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत 75% तक ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% तक शहरी जनसंख्या आच्छादित होगी, जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडी युक्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त होंगे। पत्र व्यक्ति प्रतिमाह व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, चावल 3 रुपये किलोग्राम और गेहूँ 2 रुपये किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपये किलोग्राम की दर से प्राप्त करेंगे। 16वां राष्ट्रपति चुनाव। संविधान के अनुच्छेद 62 में प्रावधान है कि पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का एक आदर्श नमूना है तथा संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जिसमें शामिल है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा आता है राज्यों की विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य आते हैं, के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यों की विधानसभाओं में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी, और लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसके राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन प्रणाली में शामिल नहीं होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इससे संबंधित तथ्य में संविधान द्वारा प्रदत्त इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत जुलाई 2022 में 16वां राष्ट्रपति चुनाव संपन्न कराया गया। भारत के नए राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में 15वें तथा संख्या के रूप में 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु 16वें राष्ट्रपति चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 जून 2022 को जारी की गई थी तथा भारत निर्वाचन में 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव PC मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। और 16वें राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद 2 वैध प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में थे, जिसमें पहले तो झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और दूसरे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा तथा द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अधिकृत उम्मीदवार रही, जबकि यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों के द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे।
18 जुलाई 2022 को हुए मतदान में अरहर कुल 4,796 मतदाताओं में से 99% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा द्रौपदी मुर्मू को कुल 64.03% मत प्राप्त हुआ तथा यह 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित की गई तथा इनको मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के द्वारा नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ 25 जुलाई 2022 को दिलाई गई। द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। यह संथाल जाति से हैं तथा जनजाति समुदाय में राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला व्यक्ति हैं और पहली व्यक्ति हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद यह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला है तथा भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली सबसे युवा व्यक्ति हैं। 64 वर्षीय यह युवा व्यक्ति हैं। वह भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ है। मतलब कब हुआ है इनका जन्म? 1958 में। वे वर्ष 2015 से 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में कार्यरत थी तथा 2000 से 2004 के मध्य उड़ीसा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुकी हैं। उड़ीसा सरकार के द्वारा इन्हें विभिन्न पदों जिसमें वाणिज्य एवं परिवहन राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था और मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में इनका नियुक्ति थी। अब आता है राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस तरीके से इनके मतों का मान होता है। राज्य विधानसभाओं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मान इसको देखते हैं। राज्य संघ राज्य क्षेत्रों हेतु मतों का कुल मान 5,43,231 है, जिसमें पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग संसद सदस्यों के प्रत्येक मत का मान इक्वल टू कुल सदस्य, जिसमें लोकसभा के 543 सदस्य और राज्यसभा के 233 सदस्य होते हैं। इसमें प्रत्येक मत का मान ज्ञात करने के लिए कुल मान अपॉन कुल सदस्य संख्या लेते हैं। कुल मान यहाँ पर 5,43,231 है और जो कुल सदस्य संख्या जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की है वह 776 है। तो इसको जब डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं इसमें तो 700 प्राप्त होती है। इसी तरह 776 संसद सदस्यों के मतों का मूल्य है, तो इसको प्रत्येक मत का मान इंटू कुल सदस्यों से गुणा करते हैं, तब इसकी संख्या कुल सदस्य 5,43,200 प्राप्त होते हैं। इसी तरह राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 हेतु कुल निर्वाचक में विधानसभा के 4,033 सदस्य थे और सांसद 776 थे, जो टोटल मिलाकर 4,809 हुए। इनमें राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 हेतु 4,809 निर्वाचकों के मतों का कुल मान इक्वल टू कुल मान प्लस मतों का कुल मूल्य होता है, जिसमें जो इसका कुल मान दिया गया है 5,43,231 और प्लस 5,43,200 है, जो टोटल 10,86,431 होता है। अब आता है पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बनी है। डीजी पुल्लमपारा योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को केरल सरकार ने की थी। यह योजना पुल्लमपारा ग्राम पंचायत के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए प्रारंभ की गई थी। इसे कुटुंब श्री स्वयंसेवकों क्षेत्र के 5 इंजीनियरिंग कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों तथा उच्च माध्यमिकी विद्यालयों के छात्रों के सहयोग से संचालित किया गया। इसके तहत डिजिटल रूप से निरक्षर लोगों की पहचान करके उन्हें डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। हाल ही में पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा की गई। यह ग्राम पंचायत केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। केरल सरकार द्वारा डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के उद्देश्य से केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना की शुरुआत की गई है, जो जुलाई 2022 में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने के फोन लिमिटेड को इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बना गया। केरल देश का पहला राज्य जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित किया है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 में भारत सरकार ने ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की स्वीकृति प्रदान की है। केरल सवारी सुर्खियों में रहा होगा। केरल सवारी केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। यह किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। अब आता है अग्निपथ, एक नई रक्षा भर्ती योजना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र सेवाओं में युवाओं की
भर्ती हेतु एक नई योजना नामता अग्निपथ योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े रक्षा श्रम बल सुधार के रूप में देखा जाता है। यह योजना सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष के सेवाकाल हेतु युवाओं की भर्ती को निर्देशित करती है। हालांकि इस योजना के तहत ग्रेजुटी एवं पेंशन का जैसे कोई लाभ प्राप्त नहीं किए जाएंगे। स्मरणीय तथ्य में 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का नाम अग्निपथ है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। अग्निपथ योजना भारतीय सेना के 3 अंगों थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना के क्रमशः जवानों, वायुसैनिक और नौसैनिकों के पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई एक नई योजना है। अब से इन पदों पर भर्ती के लिए संचालित होने के लिए अन्य सभी योजनाएं समाप्त हो जाएंगी तथा अग्निपथ योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है और उनकी भर्ती के लिए मौजूदा अलग अलग प्रक्रियाएं चलती रही हैं। यह योजना देशभक्त प्रेरित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि हेतु सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है और इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन के पात्र होते हैं। यह भारतीय नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए महिलाओं को 20% का आरक्षण का निर्णय लिया गया है तथा अखिल भारतीय आधार पर हर वर्ग से होगी। इसके लिए अग्निवीरों के लिए सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक होगी जो किसी मौजूदा रैंक से भिन्न होती है। इन आवेदनों पर 4 वर्ष की कार्यावधि के दौरान प्रदर्शन सहित उद्देश्य मानदंड के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक विशिष्ट बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। इस नई रक्षा भर्ती नीति को सशस्त्र बलों की औसत आयु में कटौती करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु वर्तमान में लगभग 32 वर्ष है और जो इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी तथा इनके लिए जो तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षित अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा और 4 वर्ष की कालावधि के पूरा होने पर उम्मीदवारों को एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। सेवा निधि को आयकर से छूट प्रदान की जाएगी तथा यह ग्रेजुटी और पेंशन संबंधी लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे तथा 28 मार्च 2023 को INS चिल्का उड़ीसा में अग्निवीर को प्रथम बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है। 4 वर्ष बाद सेवा मुक्त होने पर अग्निवीरों के लिए घोषित नौकरी एवं अन्य प्रोत्साहन में गृह मंत्रालय के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा असम राइफल्स में भर्ती हेतु अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और CAPF तथा असम राइफल्स में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्राप्त होगी तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय तटरक्षक बल रक्षा सैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरियों में 10% का आरक्षण मिलेगा तथा पत्तन पोत एवं परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय में भारतीय नौसेना के साथ अग्निवीरों के कार्यकाल के बाद उन्हें मर्चेंट नेवी में विभिन्न भूमिकाओं में के अवसर प्रदान करने के लिए 6 आकर्षक सेवा की घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा अपने स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। असम सरकार राज्य के स्थायी निवासी प्रत्येक अग्निवीर को राज्य पुलिस बलों में नौकरी देने का वादा करेगा। हरियाणा सरकार सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य पुलिस बलों में भर्तियों में प्राथमिकता देगा। अगर इनमें जो 4 वर्ष के लिए अग्नि सेवा मुक्त होने पर अग्निवीरों के लिए ये अलग अलग राज्यों ने और अलग अलग मंत्रालयों ने यह घोषणा की है। अब आता है भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा। नवंबर 2021 में एक ऐतिहासिक पहल के तहत भारतीय रेलवे ने निजी कंपनियों को विभिन्न विषय वस्तुओं पर आधारित भारत गौरव ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी है, जिसका उद्देश्य इन ट्रेनों के माध्यम से भारत और विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक संस्थानों को प्रदर्शित किया गया है तथा यह ट्रेनें भारत गौरव ट्रेन मुख्य रूप से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित विषय वस्तु आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें होंगी। ये ट्रेनें किसी विशेष स्टेशन से प्रारंभ होगी और ऐसे मार्ग से गुजरेंगी जिनमें कई पर्यटक गंतव्य शामिल होते हैं। भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की एक पहल है।
14 जून 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा को कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच शुरू किया गया है। दूसरा पॉइंट, इस पहली राउंड ट्रिप सेवा का संचालन 14 से 18 जून 2022 के मध्य किया गया है। दक्षिणी रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया है। साउथ स्टार रेल वह पंजीकृत सेवा प्रदाता है जिसके द्वारा इस भारत गौरव ट्रेन की कोयम्बटूर में शिरडी के माध्यम से वापसी यात्रा का संचालन किया जाएगा। यह कोयम्बटूर स्थित पंजीकृत कंपनी है तथा 21 जून 2022 को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से रवाना किया गया।